प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोग के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो का हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी, कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है उनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहे उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले पद से है। यानी कहने का मतलब ये है कि मधुमक्खी का संबंध जैसे शहद से है वैसे ही फूल का संबंध यहाँ पर किससे होगा। क्वेश्चन जिसका आंसर आता रहेगा दोस्तों कमेंट करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर मधुमक्खी आप समझ रहे हैं, उसका संबंध शहद से कह रहा है। यानी मधुमक्खी आपको क्या देती है, शहद देती है। इतना क्लियर है। मधुमक्खी का जो छत्ता बनाए रहते हैं उसमें क्या मिलती है, शहद मिलती है। वैसे ही हमें ये देखना है कि फूल हमें क्या देता है। जिस तरीके से मधुमक्खी शहद देती है उसी तरीके से सोचना है, ऐसा नहीं कुछ अलग सोचना है, क्योंकि मधुमक्खी और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकती है। लेकिन हमें उस हिसाब से, जैसे मधुमक्खी का शहद से रिलेशन है, फूल का किससे, तो पंखुड़ी से बिल्कुल नहीं है। पंखुड़ी का क्यों नहीं है, हालांकि फूल तो पंखुड़ी देता है, क्योंकि मधुमक्खी का अगर रिलेशन शहद से देखेंगे तो फूल का पंखुड़ी से नहीं होगा। अगर मधुमक्खी का उसकी पंख से देखते, मधुमक्खी का उसके पंख से दिया होता तब हम फूल का पंखुड़ी से सोचते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फल से है बिल्कुल नहीं है, खुशबू से हाँ बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, फूल खुशबू देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस विकल्प से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता है। कहने का मतलब ये है, जैसे पहला DHP का HLT से संबंध है, जिस तरीके का रिलेशन है, जैसे अभी संबंधे वाला किए थे सेम वैसे ही वही लॉजिक। उसी तरीके से MSO का QWS से संबंध है, यानी इन दोनों जोड़ों में जो संबंध है जिस तरीके का भी है, जिस तरीके का वही संबंध हमें ऑप्शन में चेक करना है कि किस में है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इनमें किस तरीके का संबंध है, तब ना चेक कर पाएंगे। तो पहला हम उठाएंगे DHP वाला। क्या करेंगे हम, DHP और उसके नीचे लिखेंगे HLT। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी नंबरिंग की। फटाफट इसकी नंबरिंग कर देते हैं। किसकी दोस्तों, DHP की। D चौथे पे होता है, H 8वें पे होता है, P 16 पे होता है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से H 8 पे होता है, L 12 पे होता है, T आपका 20 पे होता है। अब हम देखेंगे जैसे D की जगह H है तो क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि +4 हो रहा है। H 8 से दोस्तों क्या L 12 हो रहा है, +4 इसमें भी हो रहा है। P आपका 16 से 20 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है। तो हम दूसरा जोड़ा भी उठाएंगे, क्या है आपका MSW, MSO है आपका QWS है। अब हम ये देखेंगे क्या इसमें भी +4 के हिसाब से बढ़ रहा है या कुछ और है। तो अगर यही मिल गया तो समझ लीजिए कि ये लॉजिक तो ठीक है। इसी पे हम अगला जो है जोड़ा ढूंढ लेंगे ऑप्शन से। तो यहाँ पर M 13 पे होता है, 19 पे S होता है और O 15 पे होता है, Q 17 पे होता है, W 23 पे होता है, S जो है 19 पे होता है। तो यहाँ पर जब हमने कर लिया तो यहाँ पर देखेंगे M की जगह Q बना हुआ है, तो 13 4 17 यानी +4 बिल्कुल सही जा रहे हैं। SW यानी 19 +4 23 होता है, +4 यहाँ पर भी है, और O देखिए O 15 है, S 19 से यहाँ पर भी +4 वाली ट्रिक काम कर गई। चलिए अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन में पहला देखेंगे S है, S की जगह W बना हुआ, S 19 पे, W 23 पे +4 है। चलिए बात तो ठीक है, ये पहला तो मिल गया। E आपका 5 पे है और O 15 पे होता है, यहाँ पे तो +4 नहीं है, यानी पहला ऑप्शन फेल हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं S 19 पे, W 23 पे +4 है, K 11 पे, O 15 पे +4 है, F 6 पे, J 10 पे +4 है, यानी सब +4 के हिसाब से आगे बढ़ा हुआ है, यानी ऑप्शन B इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 72 का संबंध जैसे 90 से, 110 का संबंध जैसे 132 से, 156 का संबंध वैसे ही किससे होगा। तो वहाँ पर हम देखेंगे 72 से आखिर 90 बना कैसे दोस्तों, 90 ठीक है। उसी तरीके से फिर देखेंगे 110 से 132 कैसे बना है। सेम लॉजिक अप्लाई कर देंगे इस पे, 156 से हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 72 से। देखिए जब भी संख्या कुछ मतलब बहुत तेजी से ना बढ़े तो वहाँ पे प्लस वाली ट्रिक्स लगा करके चेक कर लेंगे। जैसे 72 से 90 बनेगा, प्लस आपका कितना होगा, 18 होगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 18 प्लस नहीं हुआ बल्कि +22 हुआ है। तो मामला यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। यानी कि जब पहली देखिए आप जानते हैं कि पहले में जो अप्लाई करेंगे ट्रिक, सेम लॉजिक कंसेप्ट जो भी अप्लाई करेंगे इसमें भी वही होना चाहिए। यानी इसमें +18 था तो इसमें भी +18 होना चाहिए। 22 हो गया है, मामला सेट नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको अलग से सोचते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें यूनिक टाइप की जो है आइडिया लगी है, ट्रिक लगी हुई है। क्या लगा है देखते हैं। देखिए 72 को हम ऐसे दो पार्ट में बांट देते हैं, जिनके मतलब गुणनखंड अगर जो मिल रहे हैं उनका अंतर 1 का हो और गुणा करने पर 72 आ जाए। आप कहेंगे कि 8 और 9 का अगर हम गुणा करें तो आपका 72 आ जाएगा। 8 × 9
ठीक है। अब यहाँ पर 90 में क्या करेंगे, इस 9 को जो खत्म हुआ वहाँ से स्टार्ट करेंगे 9। अब एक ज़्यादा गुणा करके देखेंगे क्या 90 आ रहा है, बिल्कुल आ गया। यानी इन दोनों के बीच का, इनके गुणनखंडों के बीच का अंतर तो 1 का होना चाहिए। देखिए 9 1 10, 8 1 9, ठीक है। और ये जो 9 खत्म हुआ है अगला 9 से स्टार्ट हुआ है, यानी ये 10 से खत्म हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, 10 से खत्म हुआ तो 10 से स्टार्ट होगा और उससे एक ज़्यादा गुणा करने पर 110 आ जाना चाहिए। आ गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम सही जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ हम सही जा रहे हैं, अगर गड़बड़ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी पता चल जाएगा कि हम गड़बड़ जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब 11 से स्टार्ट करेंगे और अगला उससे एक ज़्यादा 12 का गुणा करने पर 132 बिल्कुल आ गया। अब इसी तरीके से अब ये अगला जो है 156 को 12 का गुणा करेंगे 13 में तो 156 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अगला क्या होगा, 13 से स्टार्ट होगा और उसमें एक ज़्यादा 14 होगा और 13 गुणे 14 बराबर आपका हो जाएगा 182, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि जे बराबर 17 एन बराबर 13 तो जूनियर बराबर क्या होगा। देखिए जब भी आपको ए टू जेड सीरियल क्रम 1 से 26 तक और इनके उल्टे क्रम याद है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, आप देखते ही समझ जाएंगे ये दिया क्या, क्योंकि जे बराबर 17 दिया हुआ, हालांकि जे बराबर होता है 10, जे 10वें नंबर पर होता है और उसकी जगह 17 दिया हुआ है, यानी इसका अपोजिट नंबर क्यों दिया हुआ है, यानी कि उल्टा क्रम दिया हुआ। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एन बराबर भी होता है 14, उसकी जगह 13 दिया, उल्टा क्रम दिया हो। तो हम क्या करेंगे, जूनियर का उल्टा क्रम ही सोचेंगे, यानी कि जे आपका खुद ऑलरेडी दे रखा है 17 लिख लीजिए, यू का उल्टा एफ होता है, यानी कि यहाँ पे एफ की स्थान 6 लिखेंगे, एन होता है, एन 13 दिया हुआ है, यहाँ पर 13 लिख दीजिए, आई का उल्टा आर होता है, आर 18वें पे होता है, ओ का उल्टा दोस्तों एल होता है, 12वें पे होता है, आर का उल्टा आई होता है, आपका 9वें पे होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सेकंडों में आपने आंसर निकाल दिया, कोई टाइम नहीं लगेगी, बस मालूम होना चाहिए क्या चीज़, ए टू जेड सीधे और उल्टे क्रम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में राम इस बॉय को कॉज WSX से लिखा जाता है, बॉय हैज़ कार को PLM QAZ और IJB लिखा जाता है, कार इज ब्लू को ये लिखा जाता है। तो कह रहा है कि इसी कोड भाषा में राम के लिए किस कोड का यूज़ किया गया है। देखिए राम आपका पहले समीकरण में, इसमें हम समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है राम इज बॉय, ठीक है, राम इज बॉय को लिखा क्या है, कॉज WSX और EDC, देखिए 3-3 का ग्रुप बनाया हुआ है और 3-3 अक्षरों का 3-3 ग्रुप बनाया हुआ है, यानी एक के लिए, किसके लिए किसका यूज़ किया गया हमें पता नहीं है, वही पता करना है। तो तीनों समीकरणों को हम लिख देते हैं। वो एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन से ही सारे चीज़ें ढूंढ लीजिएगा, ये टाइम बर्बाद कीजिएगा यहाँ पर लिख करके, समझाने के लिए अलग से लिखना पड़ रहा है, वरना कंफ्यूज में आप पड़ जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। दूसरा क्या, बॉय हैज़ कार लिख रहा है, बॉय हैज़ कार कह रहा है, तो बॉय हैज़ कार लिख लीजिए और उसके लिए किस कोड का यूज़ किया है, देखिए तो PLM QAZ और IJB, ठीक है। और इसी तरीके से क्या है, कार इज़ ब्लू, देखिए क्या लिखा है, कार इज़ ब्लू। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कार इज़ ब्लू को क्या लिखा है, EDC और IJB और FTB। अब हम क्या करेंगे, इसमें राम का निकालना है, इस राम का, तो हम एक एक को विलुप्त करते जाएंगे। जैसे पहले और दूसरे समीकरण में अगर हम बॉय का पता चल जाए, इस का पता चल जाए, तो राम का भी पता चल जाएगा। तो बॉय का पहले निकालेंगे, क्योंकि दूसरे समीकरण में भी बॉय लेफ्ट साइड में कॉमन है, राइट साइड में भी हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन, जैसे QAZ दोनों में कॉमन है, लेफ्ट साइड में बॉय और राइट साइड में QA, यानी बॉय के लिए QAZ कोड का यूज़ किया गया, तो हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी ज़रूरत है, इस हम देखेंगे तीसरे समीकरण में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे का यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट साइड में इस कॉमन है, राइट साइड में भी देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, EDC देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी हम इसके लिए खत्म कर देंगे, इसके लिए EDC कोड का। अब बचा क्या, इधर राम इधर WSX, बस हो गया आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, चिन्हों का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या या क्या आएगा, जो भी आए। तो चलिए यहाँ पर 199 से 18 बना रहा है, 267 से 19 बना रहा है, 456 से 26 बना रहा है, तो 6 18 से क्या बनाएगा। तो यहाँ पर हम चिन्हों का यूज़ करेंगे। जैसे 199 है, 199 से हम 18 कैसे बना सकते हैं, बनाना मुश्किल है, गुणा भाग कुछ ही तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो गुणा करके देख लेते हैं दोनों अंकों के, तीनों अंकों के बीच में। तो 9 9 81 नहीं आएगा, 81 आ रहा है, 18 आना चाहिए। चलिए एक काम करती हैं, एक में गुणा कर दीजिए, पहले वाले में गुणा का चिन्ह यूज़ कर लेते हैं, दूसरे वाले में प्लस का। 9 1 9 दूना 18 आ गया। चलिए 267 वाले को अब उठा लेते हैं, तो 2 गुणे 7 करेंगे और 7 यहाँ पर तो 267 में 6 है, तो इसका करेंगे क्या, 2 गुणे 6 और यहाँ पर +7 कर देंगे। तो 6 दूना 12 7 19, देखिए 19 आया है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो
अब देखिए 456 में भी हम वही करेंगे, पहले वाले में गुणा, दूसरे में योग। अब क्या करेंगे, 5 चौक को 20, 20 6 26 आ जाएगा। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा बस यही ट्रिक लगा करके। क्लियर, कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कह रहा है क्या कि नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी एक संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। तो इसमें क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में देखिए 3 तो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। अंपायर है, पिच है, बाउंड्री, ग्राउंड है। तो सारी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड है, तो आप कैसे इसको ढूंढेंगे। ढूंढिए, देखिए अंपायर क्या होता है, एक इंसान होता है, ठीक है। बाकी पिच, ग्राउंड और बाउंड्री, ये तीनों नाम ऐसे हैं जो आपके ग्राउंड से रिलेटेड, यानी कि जो स्टेडियम होता है उससे रिलेटेड है। पिच भी उसी में होता है, ज़मीन से रिलेटेड है। ग्राउंड भी ज़मीन से रिलेटेड, बाउंड्री भी ज़मीन से रिलेटेड। अंपायर क्या है, ये इंसान से रिलेटेड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ये तो कुछ था नहीं इसमें, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बिना पेन और पेपर का सॉल्व। इसमें भी देखिए असंगत ही चुनना है चित्र में। ये जो फिगर दिया हुआ है, पहला ए फिगर दिया हुआ है, जैसे इस तरीके से बी फिगर है, सी है, डी है। इनमें से कह रहा है कि चारों में से एक असंगत है। असंगत को चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, पहले में अगर घड़ी के नज़रिए से देखें तो पहले में 9 बज रहा है, दूसरे में देखें तो 4:05 हो रहा है। अगर इसमें अगर हम देखें तो 4 40 मिनट हो रहा है। और इसमें देखें तो कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या अगर इन दोनों में, जैसे इस पोजीशन में पहले नंबर में, तो दोनों के बीच में मिनट और घंटे वाली सुई अगर समझ के चले तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। अगर ये पोजीशन पे देखें तब भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये तीसरी पोजीशन देखें तब भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन यहाँ पे डी वाले में देखिए 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है उन दोनों के बीच में। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत हो जाएगा। डी किस में दिया हुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कहते हैं उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कि देखिए संख्या जब तेजी से ना बढ़े तो वहाँ पे एक ही तरीका है कि प्लस वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए। जैसे 56 से 66 है तो आप कहेंगे कि +10 है। अब उसके बाद 66 से 69 है, यहाँ पे माइनस हो। देखिए जब प्लस माइनस हो तो हम क्या करेंगे, 2 सीरीज बना लेंगे। 2 सीरीज बनाने के लिए हम क्या करें, जब भी प्लस माइनस रहेगा यानी घटे बढ़े तो 2 सीरीज बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले देखिए बड़ी है 66 हुई है, फिर 59 हो गई, घट गई। तो 2 सीरीज बनाने के लिए एक छोड़ेंगे, जैसे 56, 59, 62, और ये जाएगी मिसिंग संख्या के आगे, तो उस सीरीज को हम नहीं लेंगे। दूसरी सीरीज कौन सी लेंगे, देखिए 66, 69 और ये वाली, यानी कि हमने 66 लिया और 69 लिया और ये मिसिंग संख्या पे जा रही है। अब यहाँ पे 66 से 69 गई, +3 हो रहा है। 69 से भी +3 करेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ और करना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए 69 3 क्या हो जाएगा, 72। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा समूह आएगा। इस समूह में अगर ध्यान दें तो देखिए अक्षर भी है और संख्या भी है। तो इनमें देखिए सब आप अगर आंसर दे रहे हैं तो साथ साथ आपकी नज़रें ऑप्शन की तरफ भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर देखें तो पहला अक्षर डी है, बी है, ए है, एफ है, एक जैसा नहीं है। तो सिर्फ पहला अक्षर अगर आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे तीसरे अक्षर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और संख्या की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा एग्जाम में ऑप्शन की भी तरफ नज़र होनी चाहिए, इससे आपकी टाइम बच जाएगी। अब पहला अक्षर कैसे निकालेंगे, जैसे इसका पहला अक्षर जी है, इसका एल है, इसका क्यू है, इसका वी है, बस उसी को उठा लाइए, जैसे जी, एल, क्यू, वी और मिसिंग संख्या। अब इनकी नंबरिंग कर दीजिए, जी 7वें पे होता है, एल 12वें पे होता है, क्यू 17वें पे होता है, वी 22 पे होता है, और यहाँ पे निकालना है हमें मिसिंग संख्या। अब यहाँ पर देखिए 7 से 12 हो रहा है, यानी कि +5 हो रहा है। 12 से 17 में भी +5 और 17 से 22 में भी +5 हो रहा है, यानी नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, +5 करेंगे। 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 पे कोई नंबर नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए जब भी 26 से ज़्यादा नंबर हो जाए तो क्या करेंगे, उसमें से 26 को घटा देंगे। 27 आया, 26 घटा देंगे 1। ऐसे ही जितना भी नंबर 28, 29, 30, 31, 32 जो भी नंबर आए, हमेशा 26 से ज़्यादा जितना भी आए उसको क्या करेंगे, उसमें से 26 को घटा देंगे। जो नंबर आएगा, जैसे 1 आ गया, वही आपका नंबर हो जाएगा। अब पहले स्थान पर कौन सा, ए है। अब देखिए ए सिर्फ सी में दिख रहा है, पहले स्थान पर ए सी में दिख रहा है, तो वहाँ पे टिक लगा देंगे। अब वाई एक्स 26 आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसी में ही ए है और कहीं नहीं है। अगर सपोज कीजिए ए 2 जगह होता तब आपको क्या करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, आगे का काम करना पड़ता। तो आगे का काम करके चेक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या ये आपका ऑप्शन सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिसिंग संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे फिगर में कौन सी संख्या आएगी। देखिए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जहाँ पे संख्याएं गायब है, सेम पोजीशन पे हम संख्याओं को देखेंगे, जैसे यहाँ यहाँ। अब ये संख्या कैसे है, 9, 45, 26, हमें वही चेक करना है। तो 9 कैसे आया होगा, 3 3 की हेल्प से आया होगा। 45 9 3 की हेल्प से, और 26 4 6 की हेल्प से। चलिए निकालते हैं। अब 3 3 की हेल्प से कैसे ला सकते हैं, एक ही तरीका है कि 3 3 दोनों का गुणा कर दीजिए, 9 आ जाएगा। देखिए फर्स्ट जो भी अप्लाई करेंगे आप ट्रिक, पहले में वही सेकेंड में और वही थर्ड में भी अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि अलग करेंगे। अब इसमें भी गुणाई करना पड़ेगा, 9 3 27 होगा, 45 तो आ नहीं रहा है, फेल हो गया।
अब क्या करेंगे, इस 3 को उठाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर 3 दूसरे को उठाइए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 9 दूना 18 हो रहा है। 9 लाने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा तब ना 9 आएगा। चलिए यही ट्रिक इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। इस 3 का स्क्वायर करेंगे, आप कहेंगे 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। इस 9 का स्क्वायर करेंगे, आप कहेंगे कि 81 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके इसका आधा कर देते हैं। 81 9 कितना हो जाएगा, 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, देखिए 45 आया हुआ है। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 4 चौक को 16 हो जाएगा और 6 6 को 36 हो जाएगा। 16 और 36 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 6 6 12, 3 1 4 1 5 52, 52 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे कि 26 होता है। 26 आया हुआ है। अब इसका आंसर भी आप ही लोगों के लिए कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट, यही ट्रिक अप्लाई करके। नेक्स्ट अगला देखिए दिशा दूरी का है। इसमें दिशा दूरी में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जैसे दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है। अब ये बीच वाली भी दिशा को हम जान लेते हैं। क्या उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को हम लोग उत्तर पूर्व कहते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग उत्तर पश्चिम कहते हैं। इसी 8 दिशाओं पे दोस्तों क्या होता है, आपका मैटर समाप्त हो जाता है दिशा दूरी का। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था। उत्तर पश्चिम का मतलब देखिए इधर, ये उत्तर पश्चिम की ओर है। रजनी का मुख कह रहा है उत्तर पश्चिम की ओर था। वो 5 मीटर चली, यानी इधर ही, जिधर मुख है उधर ही ये 5 मीटर, मान लीजिए कि ये 5 मीटर इतना चल दी, ठीक है। ये इसका घर था, यहाँ से 5 मीटर सब मान लीजिए। हम यहाँ से क्या की, वो उत्तर पश्चिम की ओर मुख था और उधर ही 5 मीटर चली। फिर बाएं मुड़ गई और 3 मीटर चली। अब यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम में बाएं मुड़ेंगे तो पूरा आप जानते हैं कि इधर मुड़ेंगे। देख लीजिए बाएं किधर है, इधर ही है। इधर हमेशा 90 डिग्री लेंगे मोड़, यह 90 डिग्री का होना चाहिए एंगल। ये आपका जो मोड़ होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, ये वाला हिस्सा। तो 90 डिग्री मुड़ेंगे तो ऐसे कुछ मुड़ेंगे। और ये आपका बायां है, बायां मुड़ करके कह रहा है कि 3 मीटर चली। चलिए ठीक है। कह रहे हैं इसके बाद वो दाएं मुड़ी और 8 मीटर चल करके रुक गई। फिर दाएं मुड़ रही है। अब इधर मुड़ेंगे तो अब ये दाएं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे और ये भी 90 डिग्री मोड़ होना चाहिए। और ये आपका दाएं इधर चली और चल करके 8 मीटर क्या कह रही है, रुक गई। अब यहाँ पर पहुँच गई है। पहुंचने के बाद कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में, देखिए जिधर उसका पहले मुख था, जैसे ये उत्तर पश्चिम की तरफ मुख था, उधर ही फिर मुख हो गया, यानी उत्तर पश्चिम की ओर। बस हो गया आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। जैसे एक फोटोग्राफ में लड़की थी, ठीक है, इसकी तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, रोहित ने। रोहित क्या कह रहा है कि वो जो फोटोग्राफ में लड़की है वो मेरे पिता, यानी कि इस रोहित के बारे में कह रहा है, रोहित अपने बारे में, कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कह रहा है। इकलौते पुत्र की ये क्या है, पुत्री है। क्या कह रहा है रोहित कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र की ये पुत्री है, जो फोटोग्राफ में लड़की है। तो अब वो लड़की क्या लगेगी, रोहित की। तो जिस तरीके से आप कड़ियाँ जोड़ लेंगे ना, उसके बाद क्या करिए, मेन कैरेक्टर में आप घुस जाए। सपोज कीजिए आप रोहित हैं। अब रोहित अगर आप हैं तो आपके पिता का जो इकलौता पुत्र होगा, इकलौते पुत्र की बात कर रहे हैं, 2 पुत्र नहीं, तो इकलौता जो पुत्र होगा वो खुद आप ही होंगे, यानी खुद रोहित होगा। रोहित के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, रोहित ही होगा। और उस इकलौते पुत्र की जो पुत्री होगी वो खुद रोहित की पुत्री होगी। तो रोहित उसका क्या लगेगा, उस लड़की का, आप कहेंगे कि पिता लगेगा। बस हो गया आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। इसको हम जानते हैं बोर्ड मास रूल से सॉल्व करते हैं। बस जो जो कन्वर्ट करने के लिए कहेगा वहाँ हम वो चीज़ कन्वर्ट कर देंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि प्लस का भाग और माइनस का प्लस, गुणे का माइनस, भाग का गुणा कर दें और उसके बाद इसको सॉल्व कर दें। बस यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो छोटी बड़ी मंझला सारी की ब्रैकेट लगा देंगे। 12 है, गुणा है, गुणे की जगह क्या कह रहा है, गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस माइनस बना दीजिए 3, ठीक है। उसके बाद क्या, माइनस की जगह देखिए माइनस चिन्ह नहीं बनाएंगे, पहले माइनस कन्वर्ट कर देंगे। माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे बना देंगे ब्रैकेट। 2 भाग का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा, गुणा बना दीजिए 3, ठीक है। और उसके बाद फिर मंझला लगा दीजिए, फिर प्लस, प्लस मत लगाइए, प्लस की जगह पहले कन्वर्ट कर लीजिए। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, भाग, भाग बना दीजिए। फिर 1, माइनस का अर्थ क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए तो माइनस का अर्थ प्लस, प्लस बनाइए 4, फिर भाग आ गया। फिर भाग का क्या अर्थ कह रहा है, भाग का माइनस, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को तोड़िए, वो भी छोटी वाली। बोर्ड मास जानते हैं ना, बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए, ये तो आप कक्षा 7 8 में भी पढ़े होंगे बोर्ड मास। अब यहाँ से 20 ब्रैकेट को पहले तोड़ देना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी काम उसको निपटा लेंगे। जैसे 12 में से 3 को घटाइए, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 9 हो जाएगा। प्लस है, यहाँ पे प्लस बना देंगे। फिर आप क्या करेंगे, 2 गुणे 3 कर देंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब आपका देखिए मझले कोष्टक में ऐसे बंद कर देंगे और ये बड़ा कोष्टक
और भाग यहाँ पर है, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 4 1 5 हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक भी बंद और गुणे 4 हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद फिर मझला तोड़ दीजिए, तो इसमें भी वही काम कर लेंगे तोड़ने से पहले, जो जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी है कर लेंगे। तो 9 6 15 हो जाएगा, 15 भागे 5 और ये आपका गुणे 4। अब यहाँ पर बड़ा कोष्टक, तो 5 से भाग दे दीजिए, 3 बार जाएगा और उसके बाद इसमें गुणा कर दीजिए, 3 चौक को 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर आपका 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे कि चींटी है, कीट है, लोमड़ी, स्तनपायी है। 4 नाम है, 4 सर्किल का यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक चींटी के लिए ले लेंगे, एक कीट के लिए, एक लोमड़ी के लिए, एक स्तनपायी के लिए। उसके बाद परस्पर इन चारों में रिलेशन देखेंगे। जैसे चींटी कीट का रिलेशन, कीट लोमड़ी का, लोमड़ी स्तनपायी का, स्तनपायी चींटी का, मतलब चारों में परस्पर रिलेशन देखना है। तो अगर आप देखें तो चींटी और कीट, देखिए जितनी भी चींटियां होती हैं वो सभी की सभी कीट होती है। जैसे मैं चींटी को अंदर लूंगा और कीट को क्या करूंगा? बाहर ले लूंगा ऐसे। लेकिन न चींटी का लोमड़ी से कोई संबंध है, न कीट का लोमड़ी से, क्योंकि न लोमड़ी कीट होती है न चींटी होती है। तो लोमड़ी एक अलग है, अलग जानवर है। तो लोमड़ी को क्या करेंगे? हम अलग ले लेंगे लोमड़ी को, एल ऐसे, और ल से लोमड़ी। अब लोमड़ी जो होती है वो स्तनपायी यानी दूध पिलाने वाली होती है, अपने बच्चों को दूध पिलाते, वही स्तनपायी कहलाते हैं। तो लोमड़ी क्या होती है? स्तनपायी होती है। लेकिन चींटी और कीट ये चीज़ें स्तनपायी नहीं होती है, वो दूध पिलाने वाली नहीं होती, तो अंडा देने वाली होती हैं। तो यहाँ पर लोमड़ी क्या होगी? स्तनपायी होगी। तो हम क्या करेंगे? लोमड़ी को स्तनपायी के अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से 2 डायग्राम बनेगा, वो भी अलग अलग, चींटी कीट वाला और लोमड़ी स्तनपायी वाला। तो जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 6 शिक्षक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते थे, डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते थे, सी और ए अंग्रेजी और गणित पढ़ाते थे, एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते थे। इनमें से कौन सबसे अधिक विषय पढ़ाता है? 6 टीचर हैं, कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इस तरीके से 6 टीचर हैं। कह रहा है कि ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या कर रहा है? हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहे हैं? डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। डी और ए, डी गणित यानी मैथ और साइंस पढ़ा रहा है, और यहाँ पर ए भी कह रहा है कि मैथ और साइंस पढ़ा रहा है। आगे क्या कह रहा है? सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं। सी अंग्रेजी गणित यानी इंग्लिश और मैथ, और यहाँ पर ई भी क्या कह रहा है? इंग्लिश और मैथ पढ़ा रहे हैं। सबको मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया? अलग अलग इस तरीके से रूप में बांट करके लिख रहा हूँ, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा किसने सबसे ज़्यादा या किसने कम सब्जेक्ट पढ़ाया। आगे क्या करें? एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। एफ क्या पढ़ा रहा है? हिंदी और फ्रेंच पढ़ा रहा है। और बी क्या पढ़ा रहा है? हिंदी और फ्रेंच। हिंदी तो ऑलरेडी हमने लिखा है, सिर्फ फ्रेंच लिख देते हैं। अब इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है? तो ए के अलावा और कोई ऐसा नहीं जो सबसे अधिक सब्जेक्ट, क्योंकि ए ही है जो 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और बी 3, बाकी सब 2-2 पढ़ा रहा है। तो ए सबसे ज़्यादा पढ़ा रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कथन में सभी लड़के लड़कियां हैं। देखिए पहले डायग्राम बनाइए। सभी लड़कों को कह रहा है, सभी लड़कों को, मान लीजिए कि ये लड़के हैं, सभी लड़कों को बता रहा है कि ये सभी लड़के क्या हैं? लड़कियां हैं। क्या है दोस्तों? लड़कियां। ठीक है, सभी लड़के क्या हैं? लड़कियां हैं। आगे क्या कह रहा है? सभी नर्तक लड़के हैं। अब सभी नर्तक को लड़का बना रहा है, तो नर्तक को हम क्या करेंगे? लड़के के अंदर डालेंगे। ये आपका क्या है? नर्तक है। सभी नर्तक लड़के हैं और सभी लड़के लड़कियां हैं। इस तरीके का डायग्राम बनेगा। कुछ कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? ठीक है, सभी को कहेगा जिसको उसके अंदर डालना है। जैसे सभी नर्तक लड़के कह रहा है, तो सभी नर्तक को हम लड़के के अंदर डाल देंगे, रेड कलर के अंदर डाल दिया। और सभी लड़के को कह रहा था लड़कियां, तो ब्लू कलर के अंदर लड़कों को हमने डाल दिया, क्योंकि लड़कियां थी ब्लू कलर वाली। इस तरीके का डायग्राम बन गया। और भी आगे देखिए कथन लिखा हुआ, कह रहा कोई भी लड़की गायक नहीं है। अब हम गायक का अलग बना देंगे, ये ग हो गया गायक। कह रहा कोई लड़की गायक नहीं है। अब जब कोई लड़की गायक नहीं है तो हर हाल में लड़का भी कोई गायक नहीं होगा, न ही कोई नर्तक भी गायक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी लड़कियों के अंदर ही आ रहे हैं, लड़का और नर्तक ये दोनों के दोनों लड़कियों के अंदर आ रहे हैं। तो जब इसने कह दिया कि कोई लड़की गायक नहीं है, तो हर हाल में कोई लड़का भी गायक नहीं होगा, कोई नर्तक भी गायक नहीं होगा। इस तरीके से आपको सोचना है और उस हिसाब से ही आपका निष्कर्ष का आंसर देना। निष्कर्ष सही है कि गलत, आप इस तरीके से आप सोचेंगे। क्या कह रहा है पहला निष्कर्ष? कुछ लड़के गायक हैं। क्या कह रहा है? कुछ लड़के गायक हैं। जब पहले ही कह दिया कोई लड़की गायक नहीं है और लड़का भी लड़की के अंदर आ रहा है, तो कैसे ये बात सही हो सकती है? गलत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि कोई लड़का गायक हो ही नहीं सकता।
आगे कह रहा है कोई भी गायक नर्तक नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई गायक नर्तक नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब सभी की सभी लड़कियाँ, सभी के सभी नर्तक लड़कियों के अंदर आ चुके हैं और जब कोई लड़की गायक नहीं है तो नर्तक भी कोई गायक नहीं होगा। ये बिल्कुल बात 100% सही है। तो दोस्तों जब तक 100% सही ना लगे उसको हम सही नहीं करेंगे। तो दूसरा केवल निष्कर्ष निकल रहा, पहला तो फेल हो गया, तो केवल 2 पालन कर रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है देखते हैं, चलिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रतीक्षा क्षेत्र में उत्तर की ओर मुख करके खड़े लोगों की एक पंक्ति में हरी पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है तथा उसकी और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच 3 लोग हैं। पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं? देखिए जब उत्तर की बात करें तो जिधर आपका दायां उधर आप दायां लेंगे, जिधर आपका बायां है उधर बायां लेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बाएं सिरे से हरी 7वें स्थान पर है। बाएं सिरे से मान लीजिए कि ये हरी था और ये क्या है 7वें स्थान पर है, इधर से बाएं सिरे से। लेकिन आगे कह रहा है कि हरी पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर तथा उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच में 3 लोग हैं। कह रहा है कि हरी तो हम 7वें स्थान पर है, साथ साथ पंक्ति के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, बिल्कुल बीच में। हरी और इस पंक्ति के बीच में खड़े व्यक्ति के बीच में भी 3 व्यक्ति हैं। ऐसे कहने ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि हरी और एक दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं आर, ये जो है आर जो है पंक्ति के बिल्कुल बीच में है और हरी इन दोनों के बीच में इस तरीके से 3 व्यक्ति हैं। तो कह रहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं टोटल व्यक्ति। अब देखिए इधर से बाएं स्थान से हरी 7वें स्थान पर था, तो ये जो बंदा होगा 8वें पे होगा, ये 9वें पे होगा, ये 10वें पे होगा। यानी कहने का मतलब जो बीच में व्यक्ति खड़ा होगा वो 11वें स्थान पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब 11वें स्थान पर बीच में व्यक्ति खड़ा बंदा है तो उसके दाएं साइड 10 बंदे होंगे, उसके बाएं साइड 10 बंदे होंगे। यानी टोटल कितने बंदे हो जाएंगे पंक्ति में? 10 10 20 और ये 11वें स्थान पर एक बंदा ही 21। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खत्म हो गया आंसर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यहाँ पर दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? कह रहा 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए 15 नवंबर, इस पे ध्यान दीजिएगा, 15 नवंबर 2018, ठीक है। अगर मैं कहूँ 15 नवंबर 2019 को पूछता कौन सा दिन होता, तो सिर्फ 1 प्लस कर देंगे, गुरुवार में 1 प्लस करेंगे तो शुक्रवार यानी फ्राइडे हो जाएगा। 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। कितना प्लस करेंगे? +1 करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2019 नहीं है बल्कि 2021 है। तब क्या करेंगे? 3 साल का गैप हो रहा है तो 3 प्लस कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा? नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। आप ही कह रहे हैं कि 1 साल में 1 का प्लस करना है तो 3 साल में 3 का प्लस कर दीजिए, क्यों नहीं आंसर सही होगा? गुरुवार में 3 प्लस करेंगे तो आपका रविवार हो जाएगा, सही नहीं होगा? नहीं होगा। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि लीप ईयर अगर उसमें शामिल हो गया, जैसे 2018 से 2021 के में जाएंगे तो 2020 से गुजरना पड़ेगा जो कि एक लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में 1 नहीं बल्कि 2 प्लस करना है। यानी कि 3 साल का गैप था तो 3 साल तो प्लस करना है नॉर्मल की वजह से, प्लस 1 एक्स्ट्रा प्लस कर देना है जो कि 2020 की वजह से बढ़ जाएगा लीप ईयर की वजह से। उसमें देखिए हमेशा फरवरी क्रॉस करनी चाहिए, चूंकि 2020 तो पूरा क्रॉस कर रहा है तो हर हाल में फरवरी क्रॉस ही करेगी। कहीं फरवरी क्रॉस नहीं करती है, बट लीप ईयर जैसे कैसे 15 जनवरी 2019 से और 15 जनवरी 2020 तक की बात करें तो इसमें कभी भी 2 प्लस नहीं करेंगे, हालांकि 2020 लीप ईयर होता है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं पे गलती करते हैं। 2020 लीप ईयर होता है फिर भी हम 2 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जनवरी तक ही आए हैं। जब तक ये पूरा फरवरी क्रॉस करके 1 मार्च से 1 मार्च तक नहीं रहेंगे तब तक हमारा आंसर 2 प्लस करके नहीं आएगा, 1 ही प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 15 जनवरी फरवरी पूरा क्रॉस करेंगे तब 29 दिन क्रॉस करेंगे तब ना 1 एक्स्ट्रा प्लस होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो 2020 चूंकि यहाँ पे पूरा तो यहाँ पे कोई डाउट है नहीं, तो यहाँ पे 3 साल है तो प्लस कितना करेंगे? 4 करेंगे क्योंकि 2020 इसमें 1 लीप ईयर वाला है। ऐसे ही 10 साल की बात है उसमें 2 लीप ईयर है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे। बस इस चीज़ पे ध्यान देना है लीप ईयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के बजाय 4 प्लस करेंगे तो कह रहा 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था तो 15 नवंबर 2021 को कितना कौन सा दिन होगा? गुरुवार में हम +4 कर देंगे, तो गुरुवार में +4 करेंगे तो सोमवार आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। कह रहा निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें बस एक ही ट्रिक काम कर रही है ये वाली। देखिए इसमें नंबरिंग कर दीजिए, 1 + 2 जोड़ दीजिए 3, त्रिभुज की संख्या 3। अब देखिए इसमें देखिए एक ये त्रिभुज है 3 वाला, एक ये है 3 वाला और एक ये बड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये है 3 वाला। बस हो गया, 3 त्रिक 9, ये हटाइए 9 त्रिभुज हो चुका। अब अलग अलग गिनते, एक तो ये 9 × 10, 10 × 1 11, 11 × 1 12, 12 × 1 13, 13 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। 13 हो चुके हैं। अब इसको देखिए 13 × 1 14, 1 15, 15 हो चुका। अब देखिए थोड़ा सा कलर और कौन सा चेंज कर दें,
15, ये आपका एक है, देखिए ये आपका 16 और एक आपका ये आपका हो जाएगा बड़ा वाला 17। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। कुछ चीज़ें अपने से भी काउंट करनी पड़ती है और कुछ ट्रिक से हम निकाल लेते हैं, मिला जुला रहता है रिएक्शन। ठीक है, तो 17 इसमें आपके क्या हो जाएंगे, त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दर्पण का रूल समझ लीजिए, इसका आंसर आप ही को देना है। दर्पण का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी अक्षर है तो वो क्या करता है, अक्षर हो या आकृति कुछ भी हो, वो लेफ्ट टू राइट इस तरीके से चेंज हो जाता है, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा और उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, जितने डिग्री पर हो उस हिसाब से उतनी ही डिग्री पे मूव करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए इसका क्या करेगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आगे मिलेंगे शानदार धमाकेदार। ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।